For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. चलिए, हम लोग जो है जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे वो क्या है हमारा डिपॉजिटरी सिस्टम। इस चैप्टर की शुरुआत, इस टॉपिक की शुरुआत कैसे हुई थी? एक दुख भरी कहानी से। स्कैम हुआ था, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट का घोटाला हुआ था। कहा गया कि फिजिकल सर्टिफिकेट का अगर घोटाला हुआ तो दो कमेटी बनी और उनसे सुझाव मांगे गए। दोनों कमेटी ने सुझाव दिए जिससे दोबारा यह घोटाला ना हो। कहा गया, एक कमेटी ने कहा कि लोगों के जो है हम शेयर सर्टिफिकेट को अपने पास रखेंगे, वेरीफाई करेंगे, जिनको वो ट्रांसफर करने के लिए बोलेंगे उनको कर देंगे, लेकिन रहेगा हमारे कस्टडी में ताकि हमें इमीडिएटली पता चले कि ये सर्टिफिकेट असली है या नकली है। दूसरा कमेटी ने इससे भी बेहतर सुझाव दिया और बोला कि क्यों ना हम शेयर्स में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डील करें। का बड़ी अच्छी बात है। जब ऐसा विचार आया तो हमें कहा गया कि जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स में डील करने के लिए क्या किया, बैंकिंग सिस्टम बनाया, वैसे ही इसके लिए हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। और कौन सा सिस्टम? डिपॉजिटरी सिस्टम बनाया। जब भी हम कोई सिस्टम बनाते हैं तो वो सिस्टम बेसिकली क्या करता है, किसी न किसी रूल से जो है वो गवर्न होता है। मिला जासूस उसमें कुछ? तो अब कह रहे हैं कि अगर कोई भी जो है वो अगर जो है वो सिस्टम है तो वो सिस्टम क्या होगा, वो सिस्टम जो है वो किसी न किसी रूल से गवर्न होगा। तो इस डिपॉजिटरी सिस्टम को चलाने के लिए हमने कौन सा जो है वो एक्ट बनाया? डिपॉजिटरी एक्ट बनाया। तो डिपॉजिटरी एक्ट के जो है वो तीन मेजर कंपोनेंट कौन कौन सा? डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और क्लाइंट, यानी कि डीमैट अकाउंट हमारा आपका ओपन होगा। हमने एक एक करके जो है वो डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और डीमैट अकाउंट के बारे में जानना था। पहले हम लोगों ने जाना कि बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट में क्या क्या जो है वो सिमिलैरिटी और क्या क्या डिसिमिलैरिटी है। फिर हमने देखा कि इस सिस्टम के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या बेनिफिट है। और इसके बाद एक एक करके हमने सबसे पहले डिपॉजिटरी के बारे में जाना कि अगर कोई डिपॉजिटरी की तरह काम करना चाहे तो इसके लिए उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। तो हमने जो है वो देखा कि कौन कौन लोग इसके लिए स्पॉन्सर हो सकते हैं और ये लोग जो है स्पॉन्सर हो सकते हैं वो किस तरीके से जो है वो लाइसेंस के लिए क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। इसके बाद हमने देखा था डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनने के लिए कौन कौन क्या है एलिजिबल जो है वो हमारे जो है वो स्पॉन्सर है। और इसके बाद हम लोगों ने जो है वो उसका पूरा का पूरा क्या देखा था, प्रोसेस जो है वो देखा था। इन दोनों चीजों को देखने के बाद अब हम पहुंचे हैं अपने तीसरे एस्पेक्ट पे और वो है हमारा डीमैट अकाउंट। तो चलिए, यहां तक का सफर हमने पिछले एपिसोड में तय कर लिया और इस पे काफी आज हमने ओरल टेस्ट में भी चीजों को डिस्कस कर लिया। तो अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। यहां तक में बताइए कोई गिला शिकवा दुख दर्द, कुछ खोया पाया? बढ़े आगे। चलिए, अब यहां पे कह रहे हैं कि डीमैट अकाउंट हमें ओपन करना है। तो सबसे पहले मैंने एक बात कही थी कि डीमैट अकाउंट जो हम ओपन करते हैं कहां ओपन करते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। और यहां पे जब हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहते हैं तो अपने पसंद के किसके पास जाएंगे? डीपी के पास जाएंगे, अपने पसंद के डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के। जैसे हम अगर बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो हम अपना नीड देखेंगे, हम अपना रिक्वायरमेंट देखेंगे और हम देखेंगे कि कौन हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा और क्या हमारा बजट इस चीज के लिए अलाउ करता है, क्योंकि बजट भी बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि हम इसके लिए कितने पैसे दे सकते हैं। जैसे अभी अभी मैंने नीचे देखा कि 5 लोग बहुत हाई बजट के साथ जा रहे हैं। 5 लोग नीचे जा रहे थे, कुछ लेने के लिए जा रहे थे और उनके पास जो है वो काफी मात्रा में पैसे थे। वो 10 रुपए लेकर के जा रहे थे। मैंने उनको रोका और बोला, बच्चे जमाना जो है वो सेफ नहीं है, कुछ लोगों को और ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, 3 लोग और हैं, उधर वॉशरूम से आ रहे हैं। तब तक मैंने देखा कि 3 और वाकई में आ रहे थे। मैंने कहा, बट स्टिल इट इज नॉट सेफ, यू आर जस्ट 8 पीपल एंड कैरिंग 10 रुपीज। मैंने कहा एक मैं हो गया और 1-2 और लोगों का वेट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। फिर ऊपर से सही में 2-3 लोग आए, फिर ये 7 हुए और फिर वो उस हैवी रकम के साथ, हैवी बजट के साथ जो है वो निकले। अब ये लोग आ गए हैं तो मैंने बस एक बार सुरक्षा के तौर पे पूछ लिया कि बजट सुरक्षित है। चलिए, बहुत अच्छा है, तसल्ली हुआ। अब चैन के साथ हम लोग क्लास कर पाएंगे। तो कहा कि जितना आपका जो है वो बजट रहे उस अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, उस अकॉर्डिंग आप बैंक में जाते हैं। बैंक को आप कहते हैं कि हमें ये वाला भी सुविधा चाहिए, ये वाला भी सुविधा चाहिए, ये वाला भी चाहिए। तो वो कहता है कि इतने आपका मिनिमम बैलेंस होना चाहिए।
और उस केस में वो 25,000 50,000 का क्या ले रहा है, मिनिमम बैलेंस, और कह रहा है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी 1200 रुपए लगेंगे। आप कहते हैं नहीं, हमारा काम तो बस एक ही है, पप्पा जी वहां पे पैसा डालते, हम यहाँ एटीएम से पैसा क्या करते हैं, निकाल लेते। तो वो कहता है इसमें तो 500 रुपए से ही अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए, एटीएम हम दे देंगे, आपके पास जो है नेट बैंकिंग जैसा चीज रहेगा, लेकिन उससे भी आप क्या करो, कहीं ट्रांसफर तो करना नहीं है, आपको तो फोन पे वगैरह से ही करना रहेगा, वो तो अकाउंट है उसको लिंक कर दीजिए, एटीएम है, अपना पैसा निकाल लीजिए। बात सही है भाई, हमें मिनिमम बैलेंस ज्यादा छोड़ना तो नहीं पड़ेगा। पता चला पापा भेजे ही 10,000 और मिनिमम बैलेंस 50,000 छोड़ना है, बाकी 40,000 कहां से लाएंगे। ठीक उसी तरह से कहा गया कि जब आप डीपी के पास जाएंगे अपना डीमेट अकाउंट ओपन करने, तो वो भी आपको तरह तरह की फैसिलिटी देता है। एक फैसिलिटी के तहत जो है उसने कहा कि आप क्या कर, याद रखिए कुछ चीजों को समझाने के लिए जैसे बोल रहा हूं वैसे समझिएगा, फिर जाकर के थोड़ा आगे हम लोग इसको मॉडिफाई कर देंगे जहां जिस तरह से मॉडिफाई करना रहेगा। तो यहां पे कह रहे हैं कि जो हमारा डीपी है हम उसके पास गए, कुछ डीपी ऐसे जो कहते हैं कि हमारे पास बैठ करके अगर ट्रांजेक्शन करना है तो हमारे पास बैठ करके ट्रांजेक्शन कर लो और हम आपके शेयर्स को खरीद देंगे और बेच देंगे और अपने पास रख लेंगे। कहा ठीक है। उसने कहा कि हम बहुत कम पैसे लेंगे आपसे और एएमसी भी बहुत कम रहेगा। आपने कहा कि अगर मैं फोन पे बोलूं तो बोला हाँ कर देंगे, फोन आप करना और हम आपके लिए खरीद लेंगे और क्या करेंगे, बेच देंगे। लेकिन उस केस में हम ओपनिंग चार्ज भी ज्यादा लेंगे, अकाउंट ओपनिंग चार्ज, और एएमसी भी क्या करेंगे ज्यादा। जैसे जैसे आप अपनी फैसिलिटी बढ़ाते जाइए, जैसे आपने बोला कि हमें जो है वो क्रेडिट कार्ड भी चाहिए, डेबिट कार्ड भी चाहिए, नेट बैंकिंग भी चाहिए, वर्चुअल क्रेडिट कार्ड भी चाहिए, ड्राफ्ट घर आ जाना चाहिए, कैश घर से कलेक्ट करना, जैसे जैसे बात आप बोलिए सारा चीज। कहा ठीक है। हम जो इनके पास गए और कहा कि हमारा घर से हम फोन करेंगे या कहीं ऑफिस से करेंगे तो बेच देंगे खरीद लेंगे, इन्होंने कहा कर देंगे, थोड़े पैसे क्या देना ज्यादा देना। आपके पॉकेट को वो सूट किया और आपको लगा कि आप ऑफिस में रहेंगे या उनके पास बैठ करके टर्मिनल पे देखते रहेंगे, कर लिया। फिर आपको क्या लगा कि आपने एक दिन देखा कि शेयर की कीमत जो है वो 100 रुपए जो है वो है, आपने खरीदा था तो 100 रुपए, इस समय 120 रुपए चल रहा है। आपने सोचा फटाफट उसको कॉल करते हैं, आपने कॉल किया, इट्स रिंगिंग एंड मोर रिंगिंग, और दूसरा पे जो है वो वही बड़ी देर भाई नंदलाला बज रहा है, और दूसरा जो है वो फोन जब लगा रहे हैं तो जिस रिलायंस कस्टमर से आप बात कर रहे हैं वो किसी अन्य कॉल पे व्यस्त है। पॉसिबल 3-4 फोन वो कान में लगाए रहते क्योंकि उनको ऑर्डर आ रहा होता है, मोबाइल पे भी लगा के देखा, सब में देखा, ऐसे ही बात थी। धीरे धीरे शेयर के प्राइस नीचे आते गए, बहुत बार मैंने दिखाया, आज अभी लॉगिन भी करूंगा, दिखाऊंगा भी कि हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। यहाँ पे तो हर सेकेंड में जो है वो क्या हो रहा है, हर सेकेंड में जो है वो प्राइस जो है वो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। कह रहा है अगर हर सेकेंड ऐसा हो रहा है तो ऐसे केस में क्या होगा, का ऐसे केस में ये और बढ़ सकता है और कम भी हो सकता है। हमने तो 20 रुपए का अपना प्रॉफिट मार्जिन देखा, 1000 शेयर थे, सोचा 20,000 का फायदा होगा, 1-2 ड्रेस खरीद लेंगे। तो बहुत खुश होकर के कॉल करना शुरू किए और इट्स रिंगिंग, कभी बड़ी देर भाई नंदलाला रिंगिंग टोन बजे जा रहा है, कभी किसी और कॉल पे व्यस्त है। होते होते प्राइस हो गया 80 रुपया। क्योंकि आपने उनके मोबाइल पे भी किया था तो उनके था मिस्ड कॉल में, उन्होंने फिर आपको रिवर्ट बैक किया और बोला कि सर बताइए क्या कर सकता हूं आपके लिए। आप क्या बोलना चाह रहे थे, मर सकता है मेरे लिए, कूद के मर जा। क्योंकि अब जो है वो जो प्राइस 120 था वो कहां पहुंच गया, 80। हमें जो चीज 20 रुपए का हर शेयर पे फायदा यानी 20,000 का फायदा था वो किसमें बदल गए, नुकसान में। अब आपने कहा कि कुछ ऐसा हो सकता था कि खुद से खरीद लेते बेच लेते, तो मैंने आपको अपना टर्मिनल दिखाया, तुरंत लॉगिन कीजिए, क्लिक कीजिए, इसी इंस्टेंट पे खरीदना है खरीद लीजिए और बेचना है तो क्या कर दीजिए। लेकिन फिर ये फैसिलिटी वही दे पाएगा जिसके पास ये फैसिलिटी हो, और इस फैसिलिटी के लिए वो आपसे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी ज्यादा चार्ज करेगा और क्या करेगा, वो आपसे जो है वो अकाउंट ओपनिंग चार्ज भी क्या करेगा, ज्यादा लेगा। ठीक है, तो अब आप अपना जो है कंफर्ट जोन देखिए, अपना बजट देखिए, और कभी भी जब 10 रुपए के आसपास का बजट लेके निकलिए तो कम से कम 20 लोग साथ में जरूर रहिए। तो वैसे ही आपका जितने का जो है वो बजट है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आप चुनाव करेंगे किसका, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का चुनाव कर लिया। जब आप अकाउंट ओपन के लिए बैंक में जाते हैं तो वहां जाने के बाद आप क्या करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं। ये जो आप फॉर्म फिल करते हैं वो फॉर्म जो है वो आपके कुछ डिटेल आपसे मांगता है, और साथ ही साथ जो है आप उसमें फोटोग्राफ्स और बड़े सारे और चीजों को भी क्या करते हैं, लगाते हैं। तो ऐसा ही आपको जो है वो फॉर्म दिखता रहेगा। ये जो है वो रजिस्ट्रेशन क्या है, किट है।
यानी कि फॉर्म का नाम है, और ये दोनों मिल करके जो है वो क्या बन रहे हैं, फॉर्म बन रहे हैं। और आप देखिए आप किसके पास गए हुए हैं, डीपी के, और डीपी किसी न किसी डिपोजिटरी का क्या होता है, पार्टिसिपेंट। तो देखिए यहां पे कुछ वाटरमार्क में दिख रहा है NSDL, इसका मतलब जो है वो इसका डिपोजिटरी जो है वो कौन है, और ये जो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट है इसका नाम इंडिया बुल्स। जो भी मेरे पास अवेलेबल मैं वो आपको दिखला रहा हूं, पुराना वगैरह जो भी हो, क्योंकि पर्पस हमारा इससे सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए हम इनके पास गए, जैसे बैंक में जाते तो बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म देता है, ऐसे ये हमारा क्या है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है। इस अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में हमें डिटेल्स जो है वो फिल करने हैं। इस अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को जब आप देखेंगे तो इसमें आपको साफ तौर पे दिखता रहेगा कि आप जो है वो इंडिविजुअल है, आप जो है वो HUF है, आप एक कंपनी है, आप प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी है। इसका मतलब ये हुआ कि एलिजिबिलिटी में यहां पे एनी पर्सन जो अनसाउंड माइंड का जो है वो ना हो और जो इंसॉल्वेंट ना हो, वो सारे के सारे लोग क्या है, एलिजिबल है। कहीं पे यहां पे क्वालिफिकेशन नहीं दिया हुआ कि आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए। इसका मतलब है कि अगर कोई कंपनी है तो वो भी डीमेट अकाउंट, बड़े ध्यान से बच्चे इन बातों को सुनिएगा, कि जो भी जो है वो कोई जो है वो कंपनी है तो वो कंपनी भी अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकती है, एक प्राइवेट कंपनी भी अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकती है, एक पब्लिक कंपनी भी कर सकती है, एक कर सकती है, एक पार्टनरशिप फर्म भी कर सकती है, एक प्रोप्राइटरशिप फर्म कर सकती है, एक इंडिविजुअल कर सकता है, एक HUF कर सकता है। यानी जो भी आपके पास पर्सन के डेफिनेशन में है वो सारे के सारे लोग क्या कर सकते हैं, एलिजिबल है अकाउंट ओपन करने के लिए। तो कौन से लोग डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहेंगे, इनमें से वो लोग जिनको लगता है कि वो शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने पास रखेंगे, वो लोग कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, डीमैट अकाउंट, क्योंकि यही वो जगह है जहां पे आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किसको रख सकते हैं, शेयर्स को रख सकते हैं। तो कहा कंपनी क्यों डीमैट अकाउंट ओपन करेगी, कहा कंपनी के पास भी जो सरप्लस पैसे हैं, कंपनी भी तो चाहती है कि जो सरप्लस पैसे वो कहीं ना कहीं लगा करके रखे, तो वो भी किसी जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो भी तो शेयर्स और सिक्योरिटीज खरीदेगी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो उनको भी तो कोई ठिकाना चाहिए। तो बस आप इतना समझ लीजिए कि मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो भी शेयर्स हैं उनको रखने की जगह जो है वो हमारा डीमैट अकाउंट है। अब मछली जो है वो चाहे आप अपने घर में रखे, चाहे मैं अपने घर में रखूं, चाहे कोई भी रखे, उसे रखना पानी में ही पड़ेगा। उसके लिए पानी का इंतजाम, पानी का ही जो है वो बर्तन में पानी ही करके रखना पड़ेगा। कंटेनर बड़ा हो छोटा हो, जितना बड़ा मछली उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ऐसा तो नहीं कि आपके घर में वो कंटेनर में और मेरे घर में इस धूप में मैं पूंछ में जो है वो उसके रस्सी बांध करके टांग दूं अपने गेट पे और वो मस्त ऐसे ऐसे करके जो है वो डांस करते रहेगी, कहा नहीं। ठीक वैसे ही चाहे जो है वो कोई इंडिविजुअल हो, चाहे कौन हो, कंपनी हो, अगर किसी कंपनी के पास पैसे आइडल है, वो चाहता है कि इंफोसिस के कुछ शेयर खरीद के रख लूं, रख सकता है, लेकिन रखेगा तो कहां रखेगा, तो वो भी एलिजिबल है। तो ये तो हुआ एलिजिबिलिटी। तो मुझे बताइए इसका एलिजिबिलिटी सबसे आसान, काश ऐसा ही एलिजिबिलिटी डिपोजिटरी का भी होता, ऐसा ही जो है किसका होता है, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट का। तो हर चीज अगर आप ही के मर्जी से होता तो फिर क्या बात होती, फिर तो दुनिया ही कब का तबाह हो गया रहता। तो अब जो है बड़ाई कर रहा हूं, अब जो है वो हमारा डीमैट अकाउंट जो है वो बताना पड़ता है ना कि कहां बड़ाई है कहां क्या। तो अगर डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो हम सारे लोग इसके लिए क्या है, एलिजिबल हैं। बस क्या नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का और इंसॉल्वेंट पर्सन, दिवालिया पर्सन नहीं होना चाहिए। का ठीक है। अब जब हम अकाउंट ओपन करने के लिए गए तो इस अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, ये दोनों मिलकर के अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है। और जो बताना चाह रहा हूं समझिएगा ध्यान से, क्योंकि आगे जब आप कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे इसी में देखिएगा कि आपका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है। तो इन्हीं चीजों का ऑडिट आप ही के पास है। जो जो अकाउंट इनके ओपन हुए ये आप ही डीपी के पास जाकर के करेंगे कि सारे चीज सही तरीके से फिल हुए हैं या नहीं हुए हैं। दोनों फॉर्म एक साथ एक ही आदमी को फिल करना है। देखिए यहां भी लिखा ही हुआ है इंडिया बुल्स, ये भी इंडिया बुल्स, तो दोनों फॉर्म जाएंगे। एक फॉर्म को हम उठाते हैं, रजिस्ट्रेशन किट जो लिखा हुआ है, इसमें बुरा हाल हो गया, बहुत पुराना है ये, 2002 से मेरे साथ है। तो अब अंदाजा लगाई 2002 का तो कुछ और चीज था, ये जो 2004 का है, और 2006 का तो आपको दिखाऊंगा। यही वो चैप्टर है जहां पे मैं आपको कुछ दिखाऊंगा कि मैं कितना गरीब आदमी 2006 में ही था, और उसके बाद जो है आप उसको सिर्फ सुनेंगे, देखेंगे और भूल जाएंगे, वो किसी और का था। तो करेंगे बात कॉन्ट्रैक्ट नोट्स पे जब पहुंचेंगे, शायद एक क्लास और लगे वहां तक पहुंचने में। देखिए यहां आते हैं, अब जो है इसमें लिखा हुआ अकाउंट डिटेल, और यहां पे जो है वो इंडिविजुअल,
HUF, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, माइनर, प्राइवेट लिमिटेड, अदर्स। बस समझ, वो इसको स्कैन नहीं किया इसीलिए, बाकी चीज किया हुआ है स्कैन। तो इतने बहुत सारे पेज थे ना, आप ही लोग कभी बैठ करके कर दीजिएगा, रखा रहेगा तो मुझे भेज दीजिएगा, तो मैं फिर इस पे डाल लूंगा। तो कभी आप लोग को मौका लगेगा, आज ब्रेक में कहिएगा सर ब्रेक में कुछ और काम, और नहीं तो बिटिया को दूंगा, वो हमेशा बिटिया ही कर देती है, वही कर देती है। तो करवा करके फिर आपको दिखला देंगे, तो उसमें आपको ये पेज दिखेगा। कहने का मतलब बस ये है, करवा दूंगा, आज जाऊंगा, सैटरडे संडे टाइम रहेगा, आपको दिखला देंगे। वैसे इसका वैसे नहीं देखना है, बस ये है कि ये सारे के सारे लोग क्या है, एलिजिबल है, वो आपको दिखेगा। तो ये सारे फॉर्म पे डिटेल वैसे ही है जैसे हम जब अपना बैंक अकाउंट ओपन करते हैं। तो इसमें जो है हमें अपना नाम, पता, ये सारा चीज क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज जो रहता है वो ये है कि जब आप बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो बैंक का डिटेल नहीं बताना पड़ता है, क्योंकि आप बैंक अकाउंट तो ओपन करने के लिए गए हैं। लेकिन जब आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपके पास बैंक अकाउंट होना ही चाहिए। अगर आपके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है तो आपका डीमेट अकाउंट ओपन नहीं हो सकता है। तो यहां पे आप अपने बैंक अकाउंट का भी डिटेल देंगे, पैन वगैरह का डिटेल देंगे। ये बैंक का डिटेल इसलिए देते हैं ताकि जो भी कंपनीज के शेयर्स आपके पास हैं, उन कंपनीज पे अगर कल के डेट में कोई डिविडेंड मिलता है या कोई और बेनिफिट्स अराइज होते हैं तो वो आपके उस कंसर्निंग बैंक अकाउंट में चला जाए। अगर आप कल के डेट में चाहते हैं कि हम अपना बैंक अकाउंट अपने डीमेट अकाउंट में बदलना चाहते हैं, कोई और अकाउंट डालना चाहते हैं, तो आप इन चीजों का अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल हम अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो जब हम अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो बड़े आराम से हम समझते हैं कि हम पहली बार जो है वो अपने बैंक का डिटेल इसमें क्या कर रहे हैं, पंच कर रहे हैं, बैंक का डिटेल डाल रहे हैं। बैंक का डिटेल वगैरह डालते हैं, नेम, एड्रेस, रेजिडेंस वगैरह सारा चीज जो है वो फिल कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बैंक अकाउंट में करते हैं। एक एक्स्ट्रा चीज बस क्या है, सिर्फ और सिर्फ बैंक डिटेल है जो एक्स्ट्रा है, वरना जो बैंक अकाउंट ओपन करते हो जितने डिटेल्स चाहिए वही सारे डिटेल्स हम इसमें क्या करते हैं, फिल करते हैं। लेकिन इसमें एक खास बात है, और वो खास बात यह है कि जैसे वहां भी पर्सनल डिटेल में रहता है ना आपका क्वालिफिकेशन वगैरह क्या, आप तो हर फॉर्म में रहता है, बैंक वगैरह में भी भले कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप अगर इलिटरेट हैं तो आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा, लेकिन लिखा जरूर रहता है कि आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 10th हैं, और अदर्स भी वहां पे क्या रहता है, क्राइटेरिया रहता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन वो अंगूठा छापे, अंगूठा लगा करके अपना पैसा क्या करते हैं, निकालते हैं, लेकिन उनके अकाउंट में बहुत सारे जो है वो क्या है, पैसे। आप कहिएगा कैसे देखें, तो मैं जब जमीन खरीद रहा था तो उस समय अकाउंट अपना जो है वो ठप्पा लगा रहे थे और वो मुझे अपना जमीन बेच रहे थे। अब किन्हीं का सरनेम हो ऐसा तो मत माइंड कीजिएगा, त्यागी सरनेम है, और ये लोग बड़े रिच पर्सन, त्यागी, पता नहीं क्या होता ये नहीं पता, लेकिन 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 मैंने देखा है दिल्ली में, मेरे एरिया में उनके पास बड़े जमीन है, क्योंकि वो लोग जो है वो यहाँ के जो है वो पुराने लोग, पुश्तैनी जमीन वगैरह है। तो पहले उनके ये जमीन ना गांव के हुआ करते थे, अब सब दिल्ली पिन कोड में है, लेकिन वो गांव हुआ करता था। तो जैसे हमारे पास भी है, दादा और परदादा ने जो खरीदा अपने रूरल एरिया में, लेकिन वो जगह दिल्ली नहीं बना, अदरवाइज जो है मैं आपको यहाँ नहीं दिखता। जितने अच्छा जितने दादाजी ने जो है वो क्या किया हुआ है, खरीदा हुआ है। तो यहाँ का जमीन जो एक जो है वो कहिए जो है वो अगर 100 गज बेच देते हैं तो 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ में 100 गज जमीन बिका। खराब से खराब एरिया में भी जो है अब के डेट में जो है वो 1 करोड़ से कम में आपको 100 गज जमीन नहीं मिलेगी। वो जगह जो रजिस्ट्री वगैरह होती है, मैं पावर ऑफ अटॉर्नी की बात नहीं कर रहा हूं, जो प्योर जमीन है जिसपे रजिस्ट्री सारे के सारे ऑफिशियली सारे कागज जो जिनके मेंटेन होते हैं। और अगर कहीं जो है वो मुखर्जी नगर या कोई और इलाका रहा तब तो पूछिए मत। और यहां भी उनके पुश्तैनी जमीन वगैरह है। कहने का मतलब बस इतना ही है कि बैंक में भी आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आप अगर सिग्नेचर नहीं करते, अंगूठा भी लगाते हैं तो अकाउंट ओपन कर सकते हैं या नहीं, यहां पे भी कर सकते हैं। डिटेल बस आपको क्या करना रहता है, देना रहता है। तो इन चीजों को भरने के बाद इसमें जो और चीज है वो है इनके रूल रेगुलेशन। उन रूल रेगुलेशन को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे जगहों पे इनके सिग्नेचर हैं। कुछ सिग्नेचर तो इनके स्पेसिमैन में है और कुछ सिग्नेचर कि आप इस बात को कंसेंट दे रहे हैं अपना, यानी आप इस चीज के लिए अपनी रजामंदी दे रहे हैं, अपना कंसेंट दे रहे हैं। इसका मतलब ये है, यहां पे जो आप ये देख रहे हैं ये जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी है। क्या है ये जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी है। इसके जो है वो राइटिंग्स देखिए कितने छोटे हैं, इतना तो दिख ही रहा होगा कि नॉर्मल फॉन्ट से कितना छोटा है। और ये पेज है और ये जो है वो ऑलरेडी स्टाम्प्ड लगा हुआ है।
इसमें जो है आप चीजों को पढ़िए और उसके बाद जितने भी ये जगह हैं, क्रॉस बना हुआ है और टिक लगा हुआ, ये सब सिग्नेचर के। तो अगर आप काउंट करते हैं तो देखिए 1 2 3, और इसके बाद यहां पे भी पीछे बैक साइड में भी ये 2 जगह, 5 सिग्नेचर तो यही हो गए। इसके बाद और भी जगह है जहां पे आप चीजों को पढ़ते जाइए और अपने सिग्नेचर करते जाइए। तो आप देख रहे हैं ये सिग्नेचर अगर देखें 8-10 तो हो ही गए, तो इसी पेज में 10-12 हो गए, 1 2 3 ये सब। और देखिए यहाँ पे भी सिग्नेचर सिग्नेचर सब जो है क्रॉस, ये सब क्या है, सिग्नेचर का है। और इस पे आपने जो है सारे जगह पे सिग्नेचर कर दिया। और सिग्नेचर करते वक्त बस आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि आपने इस चीज को रियली पढ़ करके सिग्नेचर किया है या नहीं, क्योंकि लॉ क्या कहता है, अगर आपने कहीं साइन किया है तो इसका मतलब जो यहाँ पे फोटो अपना चिपकाइए और यहाँ पे सारे साइन कीजिए। इसका मतलब है आपने अगर साइन किया तो आपने चीजों को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आपने चीजों को बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ा है और फिर आपने क्या किया है, साइन किया है। तो ये सिग्नेचर, आप कहेंगे सर इतना क्यों आप फोकस कर रहे हैं सिग्नेचर पे, अभी बताता हूं। क्योंकि यहाँ कुछ चीज आएंगे जहां पे अगर आपने गलती से सिग्नेचर कर दिया, आपके पास कोई डिफेंस अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने जो है अगर जो है अपने ओटीपी का यूज करके कोई ट्रांजेक्शन किया, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये आपने परफॉर्म नहीं किया है। नेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन हुआ है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने ऐसा नहीं किया, वो आपको सुरक्षित रखना है। और ये सारे जगहों पे आपने जो है वो सिग्नेचर किया, इतने सारे जगह डिक्लेरेशन बाय दिस, ये सब आपने क्या किया, साइन कर दिया। और इसी में इन चीजों को साइन करने के बाद अगले वाले फॉर्म पे आते हैं, और उस फॉर्म पे भी आप देखेंगे कि बड़े सारे जगहों पे क्या दिया हुआ है, सिग्नेचर। ये सिग्नेचर करते वक्त हम थोड़े जल्दबाजी में रहते। क्यों जल्दबाजी में रहते, इसके पीछे 2 वजह। मैं जल्दबाजी में नहीं था, तभी मेरे पास आज ये है। मैंने बोला था कि मेरा अकाउंट ओपन कराना चाहते हो, तो बोला बिल्कुल हाँ। और ये बात 2004 की है, उस समय इतनी समझदारी थी। तो मैंने कहा था कि जहां जहां मेरा सिग्नेचर कराना है उस जगह पे टिक लगाओ, और टिक लगाने के बाद मेरे पास छोड़ दो। जिस दिन मैं ये पूरा पढ़ लूंगा, टिक लगाना है मतलब ये जगह साइन करने लायक है या नहीं, मैं तय कर लूंगा, मैं आपको कॉल कर दूंगा। उसके बाद आप आइएगा, तब आपके पास अकाउंट क्या करेंगे, ओपन करेंगे। उसे भी लगा गलत आदमी से पाला पड़ा है, क्योंकि नॉर्मली कैसे अकाउंट ओपन होता है अभी बताता हूं आपको। यहां पे भी देखिए ये जो दिख रहे हैं ये सिग्नेचर वाले चीज, यहां पे जो है आपका सिग्नेचर अक्रॉस फोटोग्राफ्स, फोटो लगाएंगे और साथ में क्या करेंगे, सिग्नेचर। और यहाँ पे सिर्फ जो है वो सिग्नेचर। अगर आप देखेंगे तो 50 से ज्यादा जगहों पे आपका सिग्नेचर दिखेगा। डिक्लेरेशन, ये सिग्नेचर का तीनों के तीनों क्या बने हुए हैं, कॉलम्स जो है वो बने हुए हैं। और ये आपको बस वो एक्नॉलेजमेंट क्या करेंगे, फाड़ करके जो है वो दे देंगे, जब आप फॉर्म को भर करके उनके पास क्या करेंगे, जमा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे नॉमिनेशन वाला बना हुआ है, नॉमिनेशन के लिए जो फोटोग्राफ्स नॉमिनी का है वो लगाइए, उनका डिटेल दीजिए और इन जगहों पे साइन कीजिए। यहाँ पे भी जो है वो आपका सारे जगह पे देख लिया ये सिग्नेचर का आलम, वो भी फॉर्म ये भी फॉर्म, दोनों मिला करके आपको काम करना है। देखिए पावर ऑफ अटॉर्नी लिखा हुआ है, सिग्नेचर है और वहां स्टाम्प, और पीछे सारे के सारे रेट लिखे हुए हैं कि आपसे जो है डीमेटलाइजेशन का, रीमेटलाइजेशन का, और जैसे वहां चेकबुक होता है वैसे ये भी आपको कुछ चेकबुक की तरह चीज देंगे। और उन चीजों को 1 साल में कितना फ्री में देंगे और कितने के लिए जो है वो क्या करेंगे, आपसे चार्ज लेंगे और कितना लेंगे। जैसे बैंक में भी आपका अकाउंट होता है तो कोई एक सर्टेन चीज जो है आपको फाइनेंशियल ईयर में चेकबुक देते हैं, उससे ज्यादा अगर चाहिए तो क्या करना पड़ता है, आपको जो है वो पेमेंट करना पड़ता है, आपको जो है वो चार्ज देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। तो यहां पे सारा चीज आपने पढ़ लिया और पढ़ने के बाद साइन कर दिया, और यही एएमसी वगैरह सब आपके लिए क्या रहेगा, एप्लीकेबल रहेगा। अब क्या होता है नॉर्मल केस में, जब आप जाते हैं डायरेक्टली जो है वहां पे ही जो है वो आपको बोला जाता है बैठने के लिए, आप वहां बैठते हैं, बड़ा अच्छा सा और कोजी सा माहौल होता है। रीजन ये है कि मस्त एसी चल रहा होता है और टेबल चेयर और सोफे वगैरह अच्छे वाले लगे होते हैं जब आप डीपी के पास जाते हैं, और उससे भी माहौल और कोजी हो जाता है, बड़ी अच्छी सी मैम रहेगी। और आप जैसे ही पहुंचे, मान लीजिए कि जो है वो वहां जो है वो एकांश पहुंचे, तो जैसे ही जो है वो एकांश वहां पे पहुंचे, अकेले पहुंचे, तो एकांश जो है वो क्या हुआ, अकेले पहुंचे। जैसे ही वो अकेले पहुंचे, एक अच्छी सी मैम ने कहा कि सर यू हैव टू साइन दिस प्लेस। एक तो मैम ऊपर से इतनी सुंदर, क्या वो झूठ बोलेगी, मैं नहीं बोल रहा हूं,
मैं तो सब पे शक करता हूं। मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताया, माँ पापा को छोड़ करके। तो मुझे तो सबसे पहले होगा कि पक्का ये जमीन जायदाद लिखवाने वाली है, तो मैं तो शक ही करूंगा। एकांश क्या सोचेंगे, इतनी अच्छी सी मैम कहीं से लगती है, ये शक करने लायक नहीं। तो ये मैम पे जो है वो भरोसा किया जा सकता है। इन्होंने क्या किया, साइन किया। जैसे ही इन्होंने एक जगह साइन किया, वैसे ही जो है वो क्या हुआ, तुरंत जो है उन्होंने खुद पेज पलटा। सर दिस प्लेस ऑल्सो, एक तो कोई एक साइन आज तक लाइफ में नहीं कराया है, आज तक कोई एक साइन जो है वो लाइफ में नहीं करवाया। दूसरा, मैम वो भी इतनी अच्छी सी, और खास बात, खुद पेज को क्या कर रही है, पलट रही है। और देखिए सर कह रही है, समझ रहे हैं। इतना इज्जत अगर मिले तो लोग कभी कभी बौड़ा से जाते हैं। बौड़ाना समझते हैं, एक होता है बौखलाना और एक होता है बौड़ाना, और ये वर्ड है हिंदी का। कनक कनक से 100 गुनी मादकता अभिकाय, एक पाए बौड़ाए नर, एक खाए बौड़ाए। तो एक से जो है वो आदमी जो है वो कनक, कनक मतलब सोना को भी कनक बोलते हैं और धतूरे को भी कनक बोलते हैं। तो अगर सोना मिल गया तो उसके पाने से जो है वो आप जो है वो कि भाई धूम मचा दी, 10 रुपए में तो धूम मच गया। तो यहां सोना मिल गया तो क्या मचेगा, ये सुनिए। तो वैसे ही अब जो है वो सब कुछ होते होते सर दिस दिस, और अब जो है वो यही दिस दैट करते करते कहां पे पहुंचे, अब ये पहुंचे यहां पे। कौन देख रहा है, पावर ऑफ अटॉर्नी। ध्यान तो कहां है, सर दिस, सर दिस। हम तो बस क्या किए जा रहे हैं। और आप, अगर आपको भरोसा ना हो तो आप जो है वो किसी डीपी के पास चले जाइए और जरा आप बोलिए कि मैं इसे पढ़ूंगा। मैंने नहीं बोला कि कुछ चीज मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने साफ बोला है कि ना जो है मैं कोई बड़ा आदमी, मैं तुच्छ प्राणी, ना मुझे शो ऑफ है। किस बात का शो ऑफ, ना पैसे हैं ना सूरत है, ना शक्ल है ना क्या है, सूरत है, और ना पैसे हैं। सिर्फ जो है थोड़ा बहुत भगवान ने दिया है, उसमें भी कमी है, लगातार उसको जो है इम्प्रोवाइज कर रहा हूं। तो इसीलिए जो है वो जितना है उतने का बस इस्तेमाल करना आता है, जितना भी थोड़ा सा है। तो उसको इस्तेमाल करके मैंने बोला कि मुझे ये चाहिए। और अभी साइन तो दूर की बात, अभी बैठ के नहीं पढ़ूंगा, कि मुझे पता है कि अभी बैठ के मैं पढ़ लूंगा, सामने में सुंदर सी मैम बैठे रहेगी और बोलेगी पढ़ने, और मैं जो है वो ऐसे पढ़ लूंगा, नहीं होगा। तो क्या करें, घर जाकर के क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और कमाल की बात आपको पता है, मेरा जब ये अकाउंट ओपन हो रहा था तो उस समय 2 लोग आए थे, घर पे आए थे, मैं स्टूडेंट ही था। एक जो है वो मेल और एक फीमेल, ऐसे ही वो जोड़ियों में जाते थे जब भी अकाउंट ओपन करने जाते थे। देखिए ये बेसिकली क्या है, ये सब स्ट्रैटेजी है। क्यों स्ट्रैटेजी है, कि किस मेल का या किस फीमेल का किसका अकाउंट ओपन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो है आप देखिएगा एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, नहीं होता तो आप लोगों ने बताया था, मैंने पूछा था डॉक्टर के बारे में, याद है। तो मैंने तो आपके सीरत को अच्छे तरीके से जो है वो देखा हुआ है। वो आप नहीं भी बोलेंगे तो भी पता है, जिसने बोला वो भी पता, जो ना दे उसका भी भला, जो दे उसका भी भला, तो वही पता है, जिसने बोला था उसका भी, नहीं बोला उसका भी। तो नॉर्मल साइकोलॉजी को उसने यूज किया और आपसे फॉर्म फाइल करा लिया। अब इससे होगा क्या वो देखिए। अगर आपने इसने पावर ऑफ अटॉर्नी वाले पे साइन किया है, चाहे जिस भी कारण से, और वो भी स्टाम्प लगा हुआ है, और 100 रुपीज का स्टाम्प लगा हुआ, ये क्या है, पावर ऑफ अटॉर्नी। इसका मतलब आपने अकाउंट ऑपरेट करने का राइट दे दिया है। अब ये अच्छा भी है और बुरा भी, लेकिन अगर आपको पता है कि आपने दिया है तो आप अलर्ट रहेंगे, और अगर नहीं पता है तो अगर कुछ वहां से निकल गया तो आप सिर्फ सरप्राइज रहेंगे। मैं आपको इन दोनों चीज के बारे में बताऊंगा कि क्या इस पावर ऑफ अटॉर्नी के देने से होगा। हमने इसको अच्छे से जो है वो पढ़ा, मान लेते हैं मेरे स्टाइल पढ़ लिया और अपने अकॉर्डिंग इसमें सिग्नेचर करके क्या कर दिया, वापस कर दिया। फोटोग्राफ्स वगैरह लगा करके दे दिए। जब फोटोग्राफ्स वगैरह सब दे देंगे, सब लगा करके दे देंगे, तब उसके बाद क्या होगा, तब उसके बाद बोलेंगे सर अब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी दो, और प्रूफ ऑफ क्या दो, रेसिडेंस। लिख दिया उसमें। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का मतलब आप ही जो है वो पंकज कुमार है और आप ही एकांश है, तो प्रूफ दीजिए। मैम ने बोला सर सब कुछ तो आपने फिल कर दिया, सर प्रूफ दीजिए आइडेंटिटी का। तो बोल रहे
तो बोले सर आप गलत समझे हैं। क्या बोला? रुकिए, मैं बोला कि नहीं आप गलत समझे हैं। प्रूफ मैं ही हूं, अब कैसे प्रूफ दूं? तो वो कह रहे नहीं सर, कोई आईडी कार्ड जिसमें आपका जो है वो क्या हो, थोबड़ा हो। तो मैंने जो है वो आईडी कार्ड निकाला, आधार वाला वो आईडी कार्ड जिसपे गुमशुदा तलाश केंद्र की तरह मैं ऐसे लग रहा हूं, या फिर ऐसे। ये जब दिखाया तो बोलते हाँ सर ये आप ही हैं। अब क्या बोलूं, क्या आंख का ऑपरेशन कराइए, क्या करवाइए, क्या कीजिए। तो ठीक है, यहां पे ओके। फिर जो है वो रेसिडेंस का एड्रेस, मैंने बोला मैं फलाने फलाने जगह ये रहता हूं, आप चाहें तो चल के देख भी ले। उन्होंने कहा नहीं सर, फिर आप गलत समझ रहे हैं, हमें जो है वो कोई क्या करो, हमें जो है आप क्या दो, हमें जो है वो कोई ना कोई जो है वो रेसिडेंस एड्रेस वाला आईडी कार्ड दो। फिर मैंने उनको क्या दिया, फिर आधार दिया। अब बोलते हाँ सर आप यहीं पे रहते हो। जैसे वहां से जो है उनके पास दिव्य शक्ति आ गई और वहां से वो ऐसे आंख बंद करके पहुंच गए कि मैं यहीं रह रहा हूं और हर दिन वहां क्या कर रहा हूं, पहुंच रहा हूं। जो भी हो, दोनों चीज मिल गए। पैन कार्ड दिया, बैंक अकाउंट का डिटेल, और ये बैंक अकाउंट के डिटेल को प्रूफ करने के लिए जो एएमसी का जो है वो पैसा लगेगा, वो उसी जो है वो बैंक के वो जो है वो चेक से आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। यानी कि जो चेक से आप जो है वो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज दे रहे हैं, उसी का डिटेल कहां मेंशन होना चाहिए, आपके जो है वो इस फॉर्म पे मेंशन होना चाहिए। तो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज पहले साल का पहले ही ले लेंगे क्या? नहीं, यहां पे कोई भी कैश एंटरटेन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजेक्शन होगा, या किसके जरिए होगा, चेक के जरिए होगा। और पहला ट्रांजेक्शन वो हमेशा आपसे जो है वो किस रूप में लेंगे, चेक, ताकि उनके पास बैंक का डिटेल सही से आ जाए। आईएफसी कोड वगैरह भी, MICR कोड, बड़े सारे कोड उस पे होते जो उनके यूज का होता है, तो वो सारा चीज उनके पास क्या हो जाए, आ जाए। आ गया उनके पास सारा डिटेल, हमने फॉर्म भर दिया, हमारा सारा काम क्या हो गया, खत्म। अकाउंट ओपनिंग करने के लिए जब हम बैंक में जाते हैं तो सारा कुछ करने के बाद हमारे पास रिटर्न के तौर पे आता है पासबुक, चेकबुक, एटीएम। जब हमारा अकाउंट ओपन हो जाता है, ऐसा ही होता है ना, नेट बैंकिंग का पासवर्ड वगैरह वाला चीज आता है, ऐसे ही होता है। ठीक ऐसे ही यहां पे तकरीबन 1 सप्ताह का क्या लगता है, समय लगता है। कितने का? लगभग 1 वीक का। आजकल जल्दी काम होने लगा तो जल्दी भी हो जाए, लेकिन विद इन अ वीक आपके पास जो आपके घर पे आता है वो आता है क्लाइंट मास्टर डिटेल। क्लाइंट मास्टर डिटेल जो है वो बेसिकली वो डॉक्यूमेंट है जिसमें आपने जिन जिन चीजों को भरा था, इसमें आपने अपना नाम वगैरह सब लिखा है ना, इसको कोई ना कोई अब जो है वो पंच करेगा ना मशीन में। जब ये पंच होने लगे तो ऐसा भी तो हो सकता है कि नाम लिख रहा हो पंकज, हो गया हो पंका, जे हट गया हो, या जो है वो कहीं पे जो है वो एक ही जगह यू हो गया हो। पॉसिबल है ये चीज। तो आपके पास जब लौट करके क्लाइंट मास्टर डिटेल आएगा तो उसमें सब लिखा रहेगा कि आपका नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, जो आपने लिखा था वही सारा चीज। आप उसको मैच कर लीजिए कि कहीं कोई चीज मिसिंग तो नहीं है या कहीं कोई चीज गलत तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप उसको करेक्ट करवा लीजिए। रीजन ये है कि कल के डेट में जैसे बैंक अकाउंट का ही आपने डिटेल दिया था, आपने 3 ही लिखा था लेकिन कुछ शानदार तरीके से 3 लिख दिया, या मान लीजिए सब कुछ आपने ठीक लिखा था, चेकबुक पे तो नंबर लिखा हुआ था लेकिन फिर भी बंदा टाइप ही तो कर रहा था, हो सकता है कि 3 की जगह 8 लिख दिया हो लास्ट में डिजिट, पॉसिबल है। अगर ऐसा कोई भी चीज है तो आप चेक कीजिए, और वो सब कहां मिलेगा आपको, क्लाइंट मास्टर डिटेल। और क्लाइंट मास्टर डिटेल क्या हुआ, ये जो आपने एप्लीकेशन अप्लाई किया था इसके बाद उधर से आपको वेलकम किट आता है कि भाई आपका हमारे जो है वो डीपी में जो है वो डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए धन्यवाद, स्वागत है, और ये लीजिए चीजें। जिस चीज में से पहला चीज क्या हुआ इस वेलकम किट में, क्लाइंट मास्टर डिटेल। आपके ही सारे डिटेल वहां पे क्या किए हुए हैं, लिखे हुए हैं, सारे डिटेल जो है वो दिए हुए हैं। ठीक है, हमने वो डिटेल देख लिया, और साथ में जो आता है वो कहलाता है डिलीवरी इंस्ट्रक्शन रिसीट। ये डिलीवरी इंस्ट्रक्शन रिसीट जो है वो समझ लीजिए ठीक वैसा ही है जैसा जो है वो आपका जो है वो बैंक का जो है वो चेकबुक होता है। हर बैंक का जैसा चेकबुक थोड़ा बहुत का वेरिएशन रहता है, अदरवाइज उसके जो है वो कंटेंट मोर और लेस सिमिलर रहते हैं। लेकिन आप देखते होंगे कि चेकबुक का जो है वो कलर वगैरह, डिजाइन वगैरह थोड़ा बहुत अलग रहता है। किसी का येलोइश रहेगा, किसी का थोड़ा रेड प्रिंट जैसा रहेगा, किसी का ब्लू जैसा प्रिंट रहेगा। ठीक वैसे ये आपका जो है वो कहलाता है
डिलीवरी इंस्ट्रक्शन रिसीट या स्लिप, ये जैसे इंडिया बुल्स का है, ये रेलिगेयर का है। तो इसी का आप दोनों का देख लीजिए, थोड़ा सा दोनों के डिजाइनिंग में नहीं अंतर, लेकिन अभी मैं दिखलाता हूं आपको, ये सब स्कैन किया हुआ है। तो इसके जो भीतर के कंटेंट है, इसमें आपको जो है वो कहीं अंतर नहीं, और भीतर के कंटेंट आपके सेम होते हैं। जैसे वहां भी आप किसके नाम से चेक दे रहे हैं, कहां साइन करना है, किसके फेवर में, ये सब में लिखा हुआ रहता है। तो ये इस तरीके से, अब ये मत देखिएगा कि सर यहां साइन करके क्यों रखें, इसके बारे में भी आपको बता दूंगा कि क्यों सिग्नेचर करके रखा हुआ, ये सब आप देखेंगे। तो देखिए ये क्या हुआ, चेकबुक की तरह ही लगभग दिखता है, लेकिन इसका नाम क्या है, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन रिसीट। अभी आपको बताया नहीं, ये सब बताऊंगा कि इसका काम क्या है। अभी तो अकाउंट ओपन हुआ है, तब ना ट्रेड करना सिखाऊंगा। तो आपको जो मिला वो क्या है, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन रिसीट या डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप जो है वो आपको मिलता है। ये आपका कुछ इस तरह से जो है वो आपका दिखता रहेगा। यहां पे भी मैं आपको दिखलाता हूं। देखिए ये आपका डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप है, और इसमें अलग अलग में फिर बात करेंगे। अभी इसमें जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ये जो है वो क्लाइंट का जो है वो आईडी है। जब आपने डीमेट अकाउंट ओपन किया तो ये आपका बिल्कुल वैसे ही अकाउंट नंबर है जैसा आपका अकाउंट नंबर जो है वो कहां होता है, बैंक में होता है। यही आपका जो है अकाउंट नंबर, थोड़ा सा कट रहा है इसीलिए उधर थोड़ा ये दिख रहा है। और ये आपका देखिए यहाँ फॉर ऑफ मार्केट ट्रेड है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, फॉर मार्केट ट्रेड। यहां पे जैसे जो है हम चेकबुक वगैरह में जो है वो नाम लिखते हैं, क्लाइंट का नाम, डीपी का नाम यानी बैंक का नाम, वैसे यहां है। तो ये है फॉर ऑफ मार्केट। क्या है ऑफ मार्केट और क्या है आपका मार्केट, अभी आप बहुत टेक्निकल चीजों में, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। तो ये जो है वो आपको आगे बताऊंगा कि क्या ऑफ मार्केट हुआ और क्या ऑन मार्केट ट्रेड का मतलब है। लेकिन यहां आपके पास बिल्कुल वैसे ही आप टू बी फिल्ड बाय क्लाइंट, यहां पे आप जो भी, जैसे मान लीजिए टीसीएस के शेयर हैं तो वो दीजिए, और यहां पे उसका आईएन नंबर बताइए। ये कहलाता है इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या बोला मैंने, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये हर सिक्योरिटीज का, हर शेयर का यूनिक नंबर होता है, जिससे उस शेयर की पहचान होती है कि ये कौन सा शेयर है और ये कब इशू किया गया था। और ये वर्ल्ड में किसी का भी एक दूसरे के साथ नहीं मिलेगा, जैसे हमारा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का नंबर है। ये ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि इसके लिए एजेंसी बनी हुई है जो एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करते हैं। यानी कि इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर यूनिक सिर्फ इंडिया में ही नहीं होता, बल्कि क्या होता है, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इंटरनेशनली ये क्या होता है, यूनिक होता है। आपने वो नंबर भर दिया जो इसका था, जितने शेयर्स देने हैं वो आपने यहां लिख दिया, वर्ड में लिख दिया और डिजिट में लिख दिया, और यहां पे आपने जो है वो साइन कर दिया। जैसे आप अपने चेकबुक पे जब साइन करके देते हैं, तो चेकबुक पे अगर किसी को साइन करके देते हैं तो ऐसे केस में क्या होता है, वो बंदा उस चेकबुक को अपने तकिए के नीचे रखता है और सुबह में जो है वो पैसे में कन्वर्ट हो जाता है। अगर वो 10,000 का चेक था तो 10,000 का चेक तकिए के नीचे रख दीजिए, सुबह में उठिएगा तो वहां पे चेक गायब रहेगा, 10,000 का नोट रहेगा। जो बोल करके सोइएगा कि 5-5 के नोट आना या 10 रुपए वाले आना, वैसे आ जाएंगे। ऐसा होगा तो वो चेकबुक आप कहां लगाएंगे, आपका जहां पे अकाउंट है वहां आप लगाएंगे। ठीक वैसे ही अगर मान लीजिए कि किसी के पास शेयर्स हैं और उसके अकाउंट में शेयर्स रखे हुए हैं, उसका डीमेट अकाउंट पहले से था और उसके अकाउंट में क्या है, डीमेट अकाउंट में तो शेयर्स ही रहेंगे। तो अब मान लीजिए कि एक दिन जो है वो सोनल मानसिंह आए और मुझे बोले कि सर आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। तो मैंने बोला कि भाई आप जिए हजारों साल, साल के दिन हो 85,000, हैप्पी बर्थडे ये सब। तो करे कि ये क्या सर, सूखा सूखा विश, यही बस। मैंने बोला गरीब आदमी, मेरे पास ज्ञान और शेयर के सिवा कुछ नहीं है। ये बोले सर ज्ञान छोड़ दो, शेयर्स जो है उसी में से कुछ दे दो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जो है वो सोचा कुछ शेयर्स दे देते हैं, लेकिन कल सही समय पे जो है वो वापस आ गया। मैंने बोला थोड़ा ही देना है। अब मान लीजिए कि टीसीएस के मेरे पास जो है वो 100 शेयर, मैं इनको 50 शेयर देना चाहता हूं, तो यहां क्या कर दिया, जो भी है 50 ये सब लिख दिया। लेकिन यहां पे जो है वो मुझे डिटेल जो देना पड़ेगा वो अपना दूंगा नहीं। अपने चेकबुक पे क्या आप अपना डिटेल देते हैं? अरे भाई आपके चेकबुक पे आपका अकाउंट नंबर, नाम, सब कुछ क्या किया हुआ है,
लिखा हुआ है, जिसको दे रहे हैं उसके डिटेल को लिखते हैं। तो यहां पे तो ये मेरा क्लाइंट आईडी, डीमेट अकाउंट सब दिया हुआ है, किसके पास डीमेट अकाउंट है, सब इंडिया बुल्स वगैरह सब लिखा हुआ है। तो अब मैं क्या करूंगा, चूंकि यहां पे ऑनलाइन मैं और सोनल मानसिंह नहीं है, फिजिकल मैनर में वो आए, एक जो है वो केक का छोटा सा टुकड़ा लेकर के और एक मिठाई लेकर के, महंगा पड़ गया, और बदले में टीसीएस के कितने शेयर लेके जा रहे हैं, 50 शेयर। अब ऐसे केस में फिजिकली वो सामने है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, तो मैंने जो है वो यही जो है वो निकाला। निकालने के बाद उस पे जो है वो मेंशन किया। अब इनका जो है वो अकाउंट हो सकता है कि इंडिया बुल्स में हो, इनका जो है वो शेयर खान में हो, अलंकृत में हो, या और किसी स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में हो, या और किसी भी डीपी के पास हो, पॉसिबल। जिनके पास भी इनका अकाउंट होगा वो नंबर मुझे डीपी आईडी यहां पे क्या करना है, मेंशन करना है, और डीपी का नेम क्या करना है, मेंशन करना है। यहां पे क्लाइंट का नेम जो है वो सोनल मानसिंह लिख दिया, और इनका जो अकाउंट नंबर है जो इन अकाउंट में है वो मैंने लिख दिया। अगर मैंने यहां पे नहीं लिखा, सिर्फ और सिर्फ सोनल मानसिंह लिख दिया, और ना ही इनका क्लाइंट आईडी का मतलब अकाउंट, डीमेट अकाउंट नंबर लिखा, और ना ही किनके पास इनका अकाउंट है वो लिखा, तो ये फ्री है कि ये मुझसे लेने के बाद, और मैंने साइन कर दिया, तो ये चाहे तो अपने इंडिया बुल्स वाले अकाउंट में डाल दे, चाहे तो रेलिगेयर में, चाहे स्टॉक होल्डिंग में, चाहे अलंकृत में, चाहे एसएमएस ग्लोबल में, जरोदा में, चाहे जो है वो मान लीजिए और किसी जगह पे जहां इनका क्या है, डीमेट अकाउंट है, उनमें से कहीं भी जाकर के ये क्या कर सकते हैं, कहीं भी जाकर के रख सकते हैं। लेकिन सोचिए जरा, आपको कोई चेक देता है और चेक पे जो है वो उसने लिख दिया, मान लीजिए कि पंकज कुमार आपने मुझे दिया, लिख दिया पंकज कुमार। अगर सिर्फ पंकज कुमार लिखा है तो पंकज कुमार नाम से ही मेरा कोटक में अकाउंट है, मेरा मान लीजिए कि एसबीआई में अकाउंट है, पीएनबी में अकाउंट है, कैनरा बैंक में अकाउंट है, आईसीआईसीआई में अकाउंट है, इनमें से किसी में भी जाकर के मैं क्या कर सकता हूं, जमा कर सकता हूं। तो क्या आपने सिर्फ क्या लिखा, पंकज कुमार, लेकिन आपने पंकज कुमार लिखने के बाद अकाउंट देखिएगा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कितना चीज आपको चेक के बारे में पढ़ाऊंगा, शुरू हो ही चुका है हमारा, उसमें बहुत सारी बात करेंगे चेक और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को लेकर के। अब अगर आपने उसमें अकाउंट नंबर लिख दिया मेरा, और उसमें जो एसबीआई वाला अकाउंट नंबर लिख दिया, तो बताइए मुझे वो चेक बुक कहां डालना पड़ेगा। ठीक वैसे ही यहां पे अगर सिर्फ मैंने सोनल मानसिंह लिखा तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये सारा डिटेल मैंने फिल कर दिया तो ऐसे केस में सोनल मानसिंह इसे लेकर के जाएंगे। इंडिया बुल्स में उनका अकाउंट मेरा कहीं भी हो सकता है, इंडिया बुल्स में उनका रेलिगेयर में है, मेरा जो है वो अकाउंट एसबीआई में, आपका पीएनबी में। आप मुझे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं, कैसे कर सकते, दोनों का तो अलग अलग बैंक में अकाउंट है। कहा गया कि रूल क्या है, सिर्फ हमें बैंकिंग सिस्टम का क्या बनना है, पार्ट बनना है। वैसे ही आपको डिपॉजिटरी सिस्टम का पार्ट ही तो बनना है, वो पार्ट बन गए, अपना अकाउंट रेलिगेयर में ओपन करके मैं बन जाऊंगा इंडिया बुल्स में करके, तो मैं उनको जो है वो ट्रांसफर कर सकता हूं। तो अब जो है वो मैंने इनको ये दे दिया, ये चेकबुक की तरह दे दिया, ये इसे लेकर के अपने जो है वो डीपी के पास जाएंगे, वो डीपी जो है वो मेरे डीपी से कंफर्मेशन लेगा, वहां से मेरा जो है वो 50 शेयर्स क्या हो जाएगा, डेबिट, और इनके अकाउंट पे 50 शेयर्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। बिल्कुल वैसे ही जैसे 50 रुपए होते थे, यहां पे क्या हो जाएंगे, टीसीएस के 50 शेयर्स हो जाएंगे। ये इसका यूज है, एक यूज। दूसरा जो इसका यूज है वो कह रहे हैं किस मार्केट में है, फॉर मार्केट ट्रेड, यानी कि जब आप ऑन मार्केट होते हैं, जैसे मैंने आपको टर्मिनल दिखाया वैसे जब करते हैं, तो आप क्या सर वैसे करते हैं तो भी आएगा, अभी बताऊंगा कि उस समय कब जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने आपको कहा था कि आप अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्रेड आप कर किस तरीके से, कितना फैसिलिटी और क्या आपने रखा है। अगर आपने पावर ऑफ अटॉर्नी ले रखा है तो उस केस में इसका यूज ऑन मार्केट करते वक्त नहीं पड़ेगा। अदरवाइज अगर प्राइस आपको दिख रहा है कि प्राइस 120 रुपए तो भी वो नहीं बेचेगा आपके शेयर्स को, आप कॉल करेंगे तो भी नहीं, वो क्या बोलेगा, हमें जो है वो सर डीआईआर भेजो, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन रिसीट या डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप हमें क्या करो, भेजो, और उस पर आपको लिख करके भेजना पड़ेगा। और अंतर यही रहेगा कि अगर आप ऑन मार्केट ट्रेड करते जहां पे आपको पता ही नहीं कि आपने किसको बेचा है, तो उस केस में देखिए यहां कहीं लिखा हुआ है कि किसको देना है, नहीं, उस समय ये वाला हिस्सा ब्लैंक रहेगा। जैसे जब मैं सोनल मानसिंह को दे रहा था तो ये वाला हिस्सा मेरा क्या था, ब्लैंक, और ये फील्ड था, वैसे अब ये हिस्सा क्या रहेगा, ब्लैंक, और इसी को फील्ड करना रहेगा। और इसमें कहीं कुछ भी आपके भरने लायक नहीं दिया हुआ, ये सारा कुछ कौन फिल करेगा, डीपी। आप बस साइन करके सिक्योरिटीज का नाम लिख करके देंगे, आईएसआई नंबर भी वो डाल देगा।
लेकिन अगर आप ये नहीं देते हैं तो वो आपके डीमैट अकाउंट से शेयर बेचने के लिए ऑथराइज नहीं है। अगर आपके डीमैट अकाउंट से शेयर चला गया तो बोलेगा दिखाना दिया यार, कहां मैंने दिया था। जैसे आपके बैंक अकाउंट से 10,000 रुपया डेबिट हो गया, आपने पूछा कहां गया, तो कहते सर आपने जो चेक दिया था वो ऑनर हुआ। ऑनर का मतलब क्लियर होना। बहुत बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट में, ऑनर डिसऑनर क्या क्या सिचुएशन है, कब कंपलसरी है करना डिसऑनर, और कब जो है वो चाहे तो डिसऑनर कर सकता है, और कब कंपलसरी है ऑनर करना। यानी चेक को क्लियर कर दा तो कह रहे कि वो कह रहा 10,000 जो है वो आपके अकाउंट से जो है वो डेबिट हुआ है। हमने पूछा क्यों डेबिट हुआ, तो 10,000 का आपने चेक दिया था। मैं नहीं पूछूंगा, दिखाना जरा वो चेक, मैंने तो कोई चेक इशू नहीं किया है। तो बताइए ऐसे केस में बिना मेरा चेक रखे हुए मेरे अकाउंट को डेबिट कर सकता है? सिर्फ मुंह से बोल सकता आपने दिया था इसीलिए हमने कर दिया, तो कहां है, अभी है नहीं लेकिन दिया था आपने, मुक्का ना मारूं मैं उसको। ठीक वैसे ही जो है मेरे अकाउंट में जो है वो टीसीएस के 50 शेयर गायब हो गए। मैं पूछ रहा हूं कहां गए, तो सर वो आपने बोला था ना डेबिट करने, तो हमने कर बोला किस चीज से बोला, तो डीआईआर सर भेजा तो था आपने। मैंने दिखाना जरा, सर वो है नहीं लेकिन आपने बोला था। तो इसीलिए इन सब के ऑडिट में बताऊंगा, जब ऑडिट में जाएंगे तो ये देखना पड़ता है ये सब प्रॉपर्ली रखा जा रहा है या नहीं। अब अगर कहेंगे सर तो इसका मतलब अभी अगर मैं शेयर बेचना चाहूं तो नहीं बेच सकता। अगर मैं इस मोमेंट पे शेयर बेचना चाहूं, क्योंकि बेचूंगा तो पहले क्या मांगेगा, एज पर लॉ डीआईएस उसके पास होना चाहिए, तब सेल ऑर्डर लगाना है एज पर लॉ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपने अगर पावर ऑफ अटॉर्नी भर दिया है तो आपने उसको यह अधिकार दे दिया है। तो अगर आपको लगता है सुरक्षित है तो क्या कीजिए, आप पावर ऑफ अटॉर्नी पे क्या कर दीजिए, साइन कर दीजिए। लेकिन ये मेरे पास इसका मतलब मैंने किया होगा पावर ऑफ अटॉर्नी पे साइन नहीं। मैंने इस केस में मेरा जो है वो अकाउंट स्टॉक होल्डिंग में भी है, इंडिया बुल्स में है, रेलीगियर में है, कोटक में है, डीमैट अकाउंट। लेकिन मैंने जो है पावर ऑफ अटॉर्नी एक जगह साइन किया है, वो मेरी भी मजबूरी है, और वो मैंने सिर्फ कोटक में किया हुआ है। उनको मैंने ये राइट दिया हुआ है। रीजन ये है कि अगर मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी साइन नहीं किया है तो बिना इसके पहुंचे हुए वो मेरे शेयर्स को बेच नहीं सकते। लेकिन यहां तो मैं प्राइस देख रहा हूं बहुत अच्छा है तो मुझे तुरंत बेचना है, तो अगर वो तुरंत बेचना है तो कैसे बेचूंगा। तो इसीलिए वहां पे मैंने उसको ये पावर ऑफ अटॉर्नी, लेकिन मैंने दिया है तो मुझे पता है क्योंकि ये मेरे यूज का है। लेकिन यही आप देखिए कि ना मैंने ये इंडिया बुल्स को दिया है, ना मैंने रेलीगियर को दिया है। और ये जो मैंने साइन करके रखा है ये किस लिए तब रखा है, ये बुरे वक्त के लिए रखा है कि अगर इस डीमैट अकाउंट में मेरा कहीं कोई शेयर है और मैं मान लीजिए दिल्ली में, तब तो कोई बात नहीं, उसको बोलता हूं ठीक है बेच दो, अभी आकर के कलेक्ट कर लेना। 3:30 बजे तक वो बेचारा कलेक्ट करवा लेता है या शाम तक करवा लेगा, क्योंकि आज उसे ये टैग करके रखना है कि मेरे जो शेयर्स बिके हैं वो इस नंबर के सीरियल नंबर के किसके साथ बिका है। ये देखिए सब सीरियल नंबर इसमें भी दिया हुआ रहता है, सीरियल नंबर दिख रहा है, ये इस सीरियल नंबर के साथ मैंने जो इंस्ट्रक्शन क्या दिया है, बेचने का दिया हुआ है। तो अब मैंने जो ये साइन करके रखा है वो इसीलिए क्योंकि इसको मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दिया है। कोटक का आपको कहीं डीआईएस दिख रहा है, दिखेगा भी नहीं, क्योंकि उसको क्या दिया हुआ मैंने, पावर ऑफ अटॉर्नी। सब कुछ वहां हम इलेक्ट्रॉनिकली क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन ये सेफ्टी के लिए दिया गया। आप देखिएगा आज भी आपके घर में पापा का कुछ अकाउंट जो रहेगा वो ऐसा है जिसमें नेट बैंकिंग तक नहीं ले रखा है। मैंने नहीं बोला मेरे घर में सिर्फ मैं ही गरीब हूं इसलिए मैंने सब कर रखा है, बाकी सब लोग में से कोई गरीब नहीं। उन्होंने क्या किया हुआ है, अपना जो कुछ अकाउंट जो है उसमें जो है वो इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेटेड ही नहीं है, एक्टिवेटेड ही नहीं है। और ये वो अकाउंट है जिसमें थोक के भाव से है, और जिसमें थोड़े पैसे हैं उसमें सब फैसिलिटी है। समझ रहे हैं। और कितना समझदारी से काम करते हैं कि पहले जो इस वाले से निकाल करके उसमें डाल लेते और उससे रेगुलर ट्रांजैक्शन करते रहते कि कहीं फ्रॉड हुआ तो किस वाले से जाएगा, चिल्लर वाले से जाएगा जिसमें छोटे पैसे हैं। तो वैसे ही जो है वो अगर आप चाहें रेगुलर यूज या कैसे करते हैं आपके ऊपर है। लेकिन यहां पे मैंने सेफ साइड साइन इसीलिए किया कि अगर मेरा इसमें कोई भी पैसा है, रेलीगियर में है, पहले 40 नाम से था, अगर इसमें कोई अगर शेयर्स है और उसे बेचने का मैं ऑर्डर दूंगा तो बोलेगा सर क्या दो, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन रिसीट या डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप जो है वो मुझे दो। अब इसमें मैंने साइन इसलिए किया कि मैं बोलूंगा घर जाकर के ले लो, आ जाते हैं, वो लोग जानते रहते हैं। तो घर पे गया तो बोल दिया कि आप ये उन्हें दे दीजिएगा, तो इसमें साइन तो मेरा ही चाहिए, इसीलिए साइन किया रहता है। ये साइन करके रखना बहुत बड़ा ब्लंडर है, कभी नहीं करना चाहिए, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस पे साइन किया होने का मतलब है आपने अपने ब्लैंक चेक पे साइन कर दिया है
और उसको आपने रखा है। तो ये बस आप 1 ही 2 दिन देखिएगा, जब तक आप लोगों का ये चैप्टर चल रहा है तभी, ना उससे पहले आप ये देखे होंगे ना उसके बाद फिर आप देखेंगे, फिर ये अपने सही जगह पे चला जाएगा, वहां रखा हुआ रहेगा जहां इसको रहना चाहिए। कहने का मतलब है कि जैसे चेकबुक पर अगर आपने साइन कर दिया तो कोई भी ऊपर का डिटेल तो खुद भर सकता है, ठीक वैसे ही यहाँ पे है। तो मैंने जानबूझ के छोड़ा ही था कि उसको बोलूंगा कि हाँ 1300 शेयर डाल दो, वो शेयर्स क्या करने निकालने हैं या जो भी करने हैं। तो ये है आपका क्या डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप या डिलीवरी इंस्ट्रक्शन रिसिप्ट जो आप स्क्रीन पे भी देख रहे थे। अब अगर मैंने ऑनलाइन किया तो इधर वाला भरूंगा और अगर ऑफलाइन किया तो ये वाला। क्लियर है ये चीज? चलिए अब हम जो है वो दूसरे और भी बीच बीच में इसका जिक्र होता रहेगा, बहुत चीज अभी बात करेंगे, अभी तो थोड़ा सा शुरू किया चीजों को समझना। अगला चीज है डीआरएफ, डीमेटलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। डीमेटलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में आपको, डीमेटलाइजेशन क्या है और क्या प्रोसेस है। उस समय दोबारा ये फॉर्म आपको दिखाऊंगा। लेकिन डीमेटलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म क्या हुआ, ये वो फॉर्म है जिस फॉर्म के जरिए अगर आपके पास शेयर्स फिजिकल फॉर्म में है तो उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि शेयर्स शुरू से ही तो नहीं था फिजिकल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अगर ऐसा है तो अगर किसी के पास आज भी शेयर किस फॉर्म में रखा हुआ है तो वो क्या कर सकते हैं, वो डीमेट फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज डीमेटलाइजेशन, और उसमें इसका क्या होगा, इस्तेमाल होगा। तो कैसे डीमेटलाइजेशन करेंगे बहुत डिटेल में बताऊंगा। अभी बस ये फॉर्म मैंने आपको दिखाया है जिसपे साइन करके, ये बैक साइड आपका एक पेज है। डीमेटलाइजेशन भी आपको पढ़ना रहेगा। अभी तो आपने अकाउंट ओपन किया है तो क्या क्या मिला है ये आपको दिखला रहा हूं, अब इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। पीछे की तरफ सारे के सारे शेयर्स का डिटेल है और आप क्या करेंगे, साइन करेंगे। यही साइन जब वहां मैच होगा तभी जाकर के ये किस में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा। इसी के जो है वो एक ही नंबर के 3 कॉपी होते हैं। यही जो यहाँ पे आपका 29 लिखा हुआ है, इसके कितने कॉपी होंगे, इसके जो है वो 3 कॉपीज। और इस 3 कॉपीज का क्या क्या पर्पस है देखिएगा, यानी कि ये एंडिंग विथ 929, ये भी एंडिंग विथ 929, कलर चेंज हो जाता है 929, और ये 3 का देखिए ये भी जो है वो 929। अब यहां से जो है वो अगला जो है वो फिर क्या आ गया, 30 वाला जो है वो शुरू हो गया। तो बताऊंगा कि ये 3 में क्यों होता है, एक ही नंबर के 3 क्यों होते, कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो एक हमारा ये क्या हो गया, डीमेटलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। अगला चीज जो आपको वेलकम, अभी हम वो सारा चीज देख रहे हैं जो किसमें मिल रहा है, वेलकम किट में। एक तरह से समझिए मैं आपको एटीएम बता रहा हूं क्या है, और एक तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि इंटरनेट बैंकिंग का जो आपको जो है वो जो ब्राउजर आया है वो क्या है, बेसिकली कैसे उसका यूज करेंगे अभी नहीं पढ़ाया, सब आगे आगे चल करके आपको बताऊंगा। तीसरा चीज हमारा है चौथा चीज रीमेटलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। तो रीमेटलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म क्या हुआ, ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा डीमेटलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मेरे पास ना सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने आज तक नहीं मंगाया है, मुझे जरूरत नहीं पड़ती तो मैंने नहीं मंगाया है। आप मंगा सकते हैं। और अगर आपका डीमेटलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म जो उन्होंने भेजा था वो खत्म हो जाए, ये खत्म हो जाए तो और आप मंगा सकते हैं। डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप खत्म हो जाए तो चेकबुक की तरफ फिर आप क्या कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। और उसका क्या रेट कैसे रहेगा, ये सारा का सारा इन्होंने जो है वो शुरू में ही आपको दिया था, और सब लिखा, डीमेटलाइजेशन रिजेक्शन, डीमेटलाइजेशन का चार्ज, डीआईएस का कितना लगेगा, पर चेकबुक कितना लगेगा, एक कितना साल में कितना फ्री रहेगा, और कितने के बाद कितने रुपए जो है वो आपको इसमें जो है वो 20-20 रुपए करके, हर पे जो है वो 15 रुपया ऐसे करके दिखा हुआ, 1 रुपये करके कितने वाले लीफ पे कितना लगेगा, ये सब लिखा हुआ है। आप देखेंगे यही बैंक में भी होता है कि चेकबुक कितने में कितना पेज का देंगे, लिखा हुआ रहता है, और 1 साल में इतना लीफ फ्री देंगे, वो भी क्या किए रहते हैं, लिखे रहते हैं। तो डीमेटलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म एक ऐसा फॉर्म है जिसके मदद से आप अपने शेयर्स को फिजिकल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से किसमें कन्वर्ट करते हैं, फिजिकल फॉर्म में। अब क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, सब बताऊंगा जब क्या पढ़ाऊंगा रीमेटलाइजेशन, कि क्या किसी ने काट खाया कि लोग जो है वो फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक में कर रहे हैं और आप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक से क्या कर रहे हैं, फिजिकल में। अब काटा किसने, करेंगे बात, समझेंगे चीजों को। तो फिलहाल हमारा अकाउंट ओपन हो गया, हमने अकाउंट के लिए सारा डिटेल भर दिया, उधर से जवाब में वेलकम किट आ गया, इसका मतलब अकाउंट तो हमारा ओपन हो गया। अब अकाउंट अगर ओपन हो गया तो अब पार्टी शुरू होगी, अब हम शुरू करेंगे ना शेयर खरीदने बेचने का काम। डन, बढ़े आगे। अब देखिए
हमने डिपोजिटरी पढ़ लिया, हमने डिपोजिटरी जो है वो पार्टिसिपेंट भी पढ़ लिया, और हमने डीमेट अकाउंट भी ओपन कर लिया, राइट। अब हमें जो करना है वो ये कि डीमेट अकाउंट हमारा ओपन हो गया, इसका मतलब हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, अब यहां से चीजों को थोड़ा थोड़ा मैं चेंज करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। डीमेट वो अकाउंट है जिस अकाउंट में हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज रख सकते हैं, और वो है शेयर्स यानी सिक्योरिटी, जिसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं। का ठीक है, इसी पर्पस के लिए तो हमने डीमेट अकाउंट क्या किया है, ओपन किया है। तो डीमेट अकाउंट जब हमने ओपन किया तो कहा गया कि डीमेट अकाउंट हमारा ओपन कहां होता है, डीपी के पास। और डीमेट अकाउंट जो ओपन होता है इसमें हम जो है वो क्या रखते हैं, शेयर्स यानी सिक्योरिटीज। पॉपुलरली शेयर्स इसलिए बोल दिया क्योंकि आम दिनचर्या में हम लोग शेयर्स का ही ट्रेड आपको दिखला पाएंगे, बाकी चीजों का प्रैक्टिकली जो है ना मैं कर रहा हूं और ना आपको दिखेगा। लाइसेंस लिया हुआ है लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं, वहां पे सिर्फ फैसिलिटी है। आइए, अब जो है वो हमने जो है वो शेयर्स खरीदा। अब यहां से ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहां से आप ट्रेडिंग मैकेनिज्म में इन करने जा रहे हैं। मैंने कहा कि डीमेट अकाउंट वो अकाउंट है जिस अकाउंट के जरिए आप जो है वो शेयर्स को किस फॉर्म में रखेंगे, यानी कि डीमेट अकाउंट में अगर कुछ रहता है तो वो है शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, और तो कुछ नहीं रहता है। ठीक है, हमने डीमेट अकाउंट ओपन किया, और हमने जब डीमेट अकाउंट ओपन किया तो डीमेट अकाउंट जिसके पास हमने ओपन किया उसको बोला शेयर्स मेरे लिए खरीद ले और मेरे लिए शेयर्स बेच दे। ध्यान से सुनिएगा, उसने कहा कि मेरे लिए शेयर्स खरीद ले, मेरे लिए शेयर्स बेच दे, पहले मैं खरीदूं कैसे? तो हमने कहा मजाक कर रहा है, डीपी तू है या मैं? खरीदूं कैसे मतलब? इसीलिए तो मैंने डीमेट अकाउंट क्या किया है, ओपन किया है कि भाई डीमेट अकाउंट ओपन किया और डीमेट अकाउंट में मैं शेयर्स क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखूंगा। तो डीपी कहता है अब आप सही कह रहे हैं कि डीमेट अकाउंट सिर्फ शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है। एकदम ध्यान से सुनिएगा, चीजों को थोड़ा सा बदल करके दूसरे ट्रैक पे लाएंगे। कहा कि डीमेट अकाउंट में सिर्फ शेयर्स को क्या करते हैं, रखते हैं। रखते हैं मतलब, कहा रखते हैं मतलब नहीं समझे, कहा नहीं समझे। कहा कि आप जो है वो सामान कहां खरीदते हैं, तो दुकान में, और दुकान में खरीद करके दुकान वाले के पास ही छोड़ देते हैं कि यहीं पे रखे रहने दे। बोला नहीं, लेकर के अपने घर आते हैं। तो कहा हाँ अब सही कह रहे हैं, घर आते हैं ना, तो यही घर आपका डीमेट अकाउंट है। खरीद के पहले लाइए तब ना यहां रखिएगा। तो कहा थोड़ा और क्लियर करो ना। तो बोला अब इससे ज्यादा क्लियर क्या करूं कि सामान खरीद के तो घर लाइएगा ना, खरीदने का काम हम नहीं करते हैं। तो कहा क्यों नहीं करते हो खरीदने का काम? बोला चीजों को खरीदा किस चीज से जाता है, तो पैसे से। तो कहा पैसे हैं कहां मेरे पास? तो बोला है ना, आपको बैंक अकाउंट का डिटेल दिया है। कहा बैंक अकाउंट के डिटेल देने से किसी का पैसा अगर पास में आ जाए तो मेरा भी डिटेल ले लीजिए। तो मुंह अपना सा बनता जा रहा है हम लोगों का कि भाई सही बात तो सही कह रहा है। हमने उसे कहा कि डीमेट अकाउंट अब ओपन कर लिए, हमारे लिए शेयर्स खरीद लो। तो बोलता है डीमेट अकाउंट खरीदो, तो यही तो मैंने बोला था कि डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और अपने शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इस अकाउंट में क्या कीजिए, रखिए। लेकिन ये थोड़ा बोला था खरीदो, पहले खरीद के लाइए तो हम उसमें क्या कर देंगे, रख देंगे। तो कहा कि थोड़ा क्लियरली बता दीजिए, पहले खरीदेंगे तब ना रखेंगे। बोला बिल्कुल अब सही समझ रहे हैं, खरीदिए। तो कहा जहां खरीदेंगे वहीं नहीं रख देंगे। तो बोला रख दो, दुकान में खरीदो दुकान में ही रख दो, थोड़ी देर के लिए रख सकते। कभी कभी नहीं होता, दुकान में खरीदा कुछ और गए तो हाँ आ रहे हैं, जाते वक्त क्या करते जाएंगे, लेते जाएंगे। या सुबह में खरीदा भाई रख दिया, शाम में आएंगे ऑफिस से तो क्या करते जाएंगे, लेते जाएंगे। इतनी देर कर सकते हैं ना। या रख दिया, रखे रहो आराम से, बस पैसा दे दिया रखे रहो अपने पास। ऐसा तभी करेंगे जब हमारा कोई तंतु ढीला हो। अदरवाइज जिस पर्पस के लिए किया वो तो खरीदना है, या तो यूटिलाइज करेंगे या किसी को क्या करेंगे, देंगे। तो अब इन्होंने कहा कि खरीद के लाओ और क्या करो, हम रख लेंगे। तो खरीदने के लिए फिर कहा किसके पास जाए? तो कहा हम खरीदने बेचने का काम नहीं करते। कहा क्यों नहीं करते? कहा कि हमारे पास टर्मिनल ही नहीं होता है जिसमें हम देखेंगे कि शेयर का प्राइस क्या चल रहा है। एकदम ध्यान से समझिएगा। कहा क्यों नहीं होता है? कहा कि हम जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर कहां होते हैं, हम तो बस डिपोजिटरी के पार्टिसिपेंट हैं, हम स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर कहां हैं। और शेयर्स जब इशू होते हैं तो उसे लिस्ट कहां किया जाता है,
स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है। तो सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज में जब लिस्ट किया जाता है, एनएससी और बीएससी में किया जाता है, तो एनएससी बीएससी से जो जुड़ा हुआ बंदा रहेगा वही ना उसके प्राइस को देख पाएगा। तो उससे जुड़ा हुआ बंदा कौन होता है? स्टॉक ब्रोकर। ब्रोकर जो है वो मेंबर कहलाता है स्टॉक एक्सचेंज का। और अगर वो एनएससी का ब्रोकर है तो उस ब्रोकर के पास आप जाइए और जाकर के क्या कीजिए, उस ब्रोकर के पास जाकर के आप एनएससी का शेयर का प्राइस देख सकते हैं, खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। वो अगर बीएससी का ब्रोकर है तो उसके पास सिर्फ वही कंपनी के शेयर्स दिखेंगे जो कहां लिस्टेड हैं। अगर कोई ऐसा बंदा है जो एनएससी और बीएससी दोनों का ब्रोकर है तो भाई उसके पास एनएससी में लिस्टेड कंपनी के शेयर्स भी दिखेंगे और बीएससी के भी दिखेंगे। तो क्या वो हमारे लिए शेयर खरीद लेगा? तो बोला हाँ खरीद लेगा। तो उसके पास गए, बोले हमारे लिए शेयर खरीद लो, क्योंकि हमने जो है वो डीपी के पास डीमेट अकाउंट ओपन किया है। तो जा जिसके पास अकाउंट ओपन किया उसी के पास बात कर। तो वो तो बोलता है हम खरीदते बेचते नहीं है। आप खरीदते बेचते? हाँ खरीदते बेचते। बोल रहे कि अकाउंट उसके पास ओपन किया, मेरे लिए शेयर करो, मेरे पास भी क्या करो, अकाउंट ओपन कर। तो बोला अच्छा आपके पास भी डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। बोला ये मैंने कब बोला? मैंने बोला अकाउंट ओपन करना पड़ो। वो अपने अकाउंट का नाम क्या देते हैं और हम जो अकाउंट का नाम देते हैं वो क्या है? हमारे पास जो अकाउंट आप ओपन कर रहे हो वो ट्रेड करने के लिए, शेयर्स खरीदने। और कहा कि खरीदेंगे बेचेंगे, आप शेयर रखोगे नहीं। बोला कि दुकानदार के पास सामान छोड़ते हैं। बोला थोड़ी देर भी नहीं। बोला हाँ थोड़ी देर क्यों नहीं, रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। तो बोला कि यहां पे जो है वो हमारा शेयर्स भी टिकेगा और क्या रहेगा, कैश फिर उसके पास क्यों देंगे? उसको हमने बोला कि हमारे लिए शेयर्स खरीद लो। इस समय जो है वो 100 रुपए प्राइस चल रहा है मान लीजिए इन्फोसिस के शेयर का, और हमने बोला हमारे लिए ऐसे ऐसे 1000 शेयर खरीद लो। कितने? 1000 इक्विटी शेयर। किस रेट पे? 100 रुपए पे। तो बोला दो 1 लाख रुपए। हमने बोला है हमारे बैंक अकाउंट में, खरीद लो। ध्यान से सुनिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लिया। तो अब ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लिया तो ब्रोकर हमारे लिए शेयर खरीदेगा ना। हमने प्राइस देखा, टर्मिनल दिया उसने, हमने देखा प्राइस 100 रुपए चल रहा है, हमने बोला खरीद ले हमारे लिए कितने शेयर्स, और हम आपको ब्रोकरेज देंगे, जो रूल है देंगे, ब्रोकरेज सब दिखाऊंगा, ब्रोकरेज कैसे कटता है, कितना रुपया कटता है, सब दिखाऊंगा, सब लाइव देखेंगे आप, और सबका सारा डॉक्यूमेंट है। अभी समझिए पहले इन दोनों चीजों को। क्या ठीक है, खरीदेंगे, लेकिन क्या करो, पैसे देंगे। तो बोला कि पैसे है ना हमारे बैंक में। बोला अब तेरे बैंक में पैसा है तो उससे मैं कैसे खरीद लूं, मैं खरीद लिया और पैसे नहीं दिए तो। बात तो सही कह रहा है। तो कह रहा है अपने बैंक अकाउंट से मेरे कस्टडी में 1 लाख दो, तब मैं खरीदूंगा। सही कह रहा है या गलत कह रहा है? वो खरीद लेगा तो आपके बैंक अकाउंट से क्या निकाल पाएगा वो? बिल्कुल ही नहीं। अच्छा, कल मैं एक डिस्कशन आप लोग देखा था एएसबीए का, बहुत डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा और तब देखिएगा एएसबीए वास्तव में क्या चीज है और उसमें कैसे मैकेनिज्म होता है। एक एक पॉइंट सब आपको पढ़ना, जब आपको आईपीओ पढ़ाऊंगा, आईसीडीआर रेगुलेशन, उसी में का पार्ट है ये सब एएसबीए। और एएसबीए का एक एक जो है आप जो है वो कटिंग वगैरह सब देखेंगे, जितनी भी कंपनी वगैरह नई इशू हो रही, जो भी कल आपने शेयर्स वगैरह देखा था, हर जगह देखेंगे कि सब में ये मैकेनिज्म एएसबीए लिखा रहता है। और बिना इसके भी मैं आपको दिखाऊं, नहीं इसको नाम ASBA का नहीं मिला है, तो डोंट कॉल इट एज ASBA। रीजन ये है कि इट इज नॉट एक्रोनिम्स। सेबी को आप सेबी बोल सकते हैं, सेबी को आप SEBI नहीं बोलेंगे, लेकिन SBI को सभी नहीं बोल देंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आप SBI बोलते हैं, लेकिन SEBI नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सेबी। The word which has got the status of acronyms, that is only eligible to be pronounced as a word. तो इसको अभी तक वो स्टेटस एक्रोनिम्स का नहीं मिला है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? ASBA। ये मैटर नहीं करता, आप आम बोलचाल में, अगर आप आम बोलचाल में इसको बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये चलता है। लेकिन आप चूंकि एक CS हैं तो आप नहीं बोलिएगा, क्योंकि इंटरव्यू में ये मैटर कर जाएगा। अगर मैं दूसरी साइड बैठा रहा तो, या मेरे जैसे कोई पागल बैठे रहे तो मैटर करेगा। आम बोलचाल में ये मैटर नहीं करेगा, कोई और बोलेगा तो नहीं मैटर करेगा, बोल सकते हैं, चलता है उतना। लेकिन आप एक CS बनने जा रहे हैं तो आप ये नहीं बोलेंगे। करेंगे बात इस पे, मुझे कहा कि याद आ गया इसलिए मैंने ये चीज आपसे डिस्कस किया। बहुत डिटेल में बताएंगे पूरा का पूरा मैकेनिज्म। यहां पे हम लोग बात कर रहे थे कि मैंने कहा उसको कि हमारे लिए क्या खरीद लो,
उसने बोला जी खरीद लेंगे, खरीदने के लिए पैसे दो, तो कहा कि पैसे अकाउंट में, तो बोला नहीं हमारे कस्टडी में दो। तो यहां पे हमारा दो जो है वो अकाउंट रहता है, किनके पास? ट्रेडिंग अकाउंट जब हम ओपन करते हैं तो उसके दो सेगमेंट हैं, एक सेगमेंट में शेयर रहता है और एक सेगमेंट में क्या रहता है? तो यानी कि जो शेयर्स अकाउंट है उसमें सिर्फ क्या रहेगा? हमारे लिए जो शेयर्स वो खरीदेगा, जो मैंने क्या बोला टेम्पोररी, दुकान में खरीदे, बोले रखे रहना भाई साहब, शाम में आएंगे तो क्या करेंगे? लेते जाएंगे। या कोई आदमी बोलेगा रखे रहिए थोड़ी देर, सब्जी ले लेते हैं, वह भारी रहेगा, उसको ले लेके कहां ढोएंगे, जाते वक्त लेते जाएंगे, इतने देर तक वो रख सकता है। और वही जो है वो टेम्पोररी ठिकाना जो है वो क्या है? शेयर्स अकाउंट। साथ ही साथ जो पैसे उसको दिए, यानी कि अपना पूरा अकाउंट खाली करके इनके पास दे दिया, तो क्या किया है? उनको बस उतने रुपए दिए, कितने रुपए? 1 लाख रुपए इनके अकाउंट में क्या कर दिया? हमारा ही है वो ट्रेडिंग अकाउंट का कौन सा सेगमेंट? कैश अकाउंट। और जहां हमने क्या ट्रांसफर कर दिया है? कैश। ये 1 लाख जमा कर दिया। लेकिन याद रखिए ये पैसे वहां परमानेंट नहीं रहेंगे, पैसे परमानेंट कहां रहेंगे? बैंक अकाउंट में। शेयर्स परमानेंट कहां रहेगा? डीमैट अकाउंट में। ये टेम्पोररी ठिकाना है, पैसे हमारे आपके घर में जैसे रहते हैं उस तरह से। तो यहां कहा कि ये जो आपका जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जो दोनों आएगा वो कैसे आएगा? तो कहा कि अब इसका दो मैकेनिज्म एक साथ चलना है। और वो मैकेनिज्म कैसे एक साथ चलेगा? कहा कि जब आप शेयर्स खरीदेंगे बेचेंगे, सेकेंडरी मार्केट की बात करो, मैं प्राइमरी मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं। जो शेयर्स इशू हो रहे वो सब प्राइमरी मार्केट के। अभी जो हम कर रहे हैं वो क्या है? शेयर ऑलरेडी इशूड है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, हमारे आपके पास पैसा है, मेरे पास नहीं, मैं गरीब आदमी, आपके पास पैसा है, और आप क्या करेंगे? इसको खरीदेंगे, बेचना चाहते हैं। तो 9 बजे से लेकर के 3:30 तक, मंडे से लेकर के कब तक? फ्राइडे, इतने देर तक मार्केट ओपन रहता है। कुछ केसेस में इसके अलावा भी ओपन रहता है, मुहूर्त ट्रेडिंग वगैरह, दीपावली वगैरह के समय, और नेशनल हॉलिडे वगैरह अगर रहा तो उस समय मंडे टू फ्राइडे भी बंद रह सकता है, अगर कोई छुट्टी का दिन पड़ा तो। कहने का मतलब है कि इसी बीच में अगर आपको शेयर्स खरीदना और बेचना है तो आपके पास कौन सा अकाउंट होना चाहिए? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट किसके पास ओपन होगा? और जो शेयर्स आपने खरीदा बेचा है उसका परमानेंट ठिकाना कहां है? उसका ठिकाना जो है वो डीमैट अकाउंट है। इसका मतलब अगर हम बात करें डीमैट अकाउंट की, तो डीमैट अकाउंट में जो है वो हम जो है वो क्या रखते हैं? शेयर्स। तो अगर मान लीजिए कि डीमैट अकाउंट में आप जो है वो अपने शेयर्स रखेंगे, तो इसके लिए आपको किसके पास पहुंचना होगा? डीपी। और डीपी वो व्यक्ति होगा, वो पर्सन होगा जिसने जो है वो लाइसेंस एक्वायर किया है सेबी से टू वर्क एज व्हाट? डीपी। अगर मान लीजिए कि एक शख्स है जिसका नाम इंडिया बुल्स है, इसने जो है वो डीपी की तरह काम करने का भी लाइसेंस लिया हुआ है, तो किससे लिया होगा? सेबी से। यानी कि डीपी की तरह काम करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको फुलफिल किया होगा या नहीं किया होगा, तभी उसको लाइसेंस मिला। दूसरी तरफ जो है एक बंदा सेम पर्सन ब्रोकर भी है, इसका मतलब उसने ब्रोकर की तरह काम करने का लाइसेंस फिर किससे लिया? और इसीलिए वो क्या है? ब्रोकर भी है। यानी कि यही शख्स जिसका नाम इंडिया बुल्स है, इसने ब्रोकर बनने का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल किया, फीस दिया और क्या बन गया? ब्रोकर। सेबी से लाइसेंस ले लिया। साथ ही साथ जो है इसको डीपी भी बनना था, तो इसका मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या किया? फुलफिल किया। और जो है वो किससे लाइसेंस लिया? सेबी से। और इस बार किस कैपेसिटी में काम करने का लाइसेंस लिया? डीपी। ऐसे ही जो है वो एक जो है वो बंदा जिसका नाम एसबीआई, एक शख्स, एक एंटिटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये जो है वो बैंक है, ये तो आपको पता है, ये बैंक है। इसका मतलब बैंक करने का लाइसेंस इन्होंने किससे लिया? इसका मतलब बैंक बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल किया और उसके बाद आरबीआई से क्या लिया? लाइसेंस लिया। इन्होंने कहा कि मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ही, और एक काम शुरू कर देते हैं, सारे स्टाफ हैं वैसे भी बैठे रहते हैं निठल्ले जैसे, तो क्यों ना इसी रिसोर्सेज से हम क्या करें? काम कर। इसीलिए बैंक, सारा बैंक आज डीपी है। क्यों है? क्योंकि वो कह रहे उसी सोर्स पर्सन का हम यूज कर लेंगे कि जिस समय बैंक के काम नहीं कोई और आया तो उसी को, और उसको अप्रोच भी कर रहे हैं उन्हीं लोगों को, जिन बैंक अकाउंट का मतलब पैसे वाले लोग, उन्हीं लोगों को अप्रोच। देखिए कितना अच्छा टारगेट कस्टमर हो गया कि आप डीमैट अकाउंट भी क्यों ना हमारे पास ओपन कर लेते हैं, हम आपको ये वाला बेनिफिट देंगे, ये वाला ऑफर देंगे। तो अगर उनको डीपी की तरह काम करना है तो उन्हें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा या नहीं? बताइए वो एलिजिबल स्पॉन्सर है या नहीं? बैंक इज एलिजिबल स्पॉन्सर फॉर डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। लेकिन लाइसेंस फिर किससे लेना होगा? ले लिया सेबी से लाइसेंस, क्या बन गए? उन्होंने सोचा कि लोगों का अकाउंट मेरे पास बैंक अकाउंट,
डीमैट अकाउंट मेरे पास, लेकिन ये जब ट्रेडिंग करेंगे किसी और के पास तो कुछ तो क्लाइंट कट जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो बंदा डीपी भी हो तो उसी के पास रह जाए कि भाई आप ही से जो है वो शेयर्स खरीदेंगे और आप रखने का भी इंतजाम कर रहे हैं, तो और अच्छी बात है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम ब्रोकर बनने का भी क्या लेंगे, लाइसेंस। तो फिर जो है उन्होंने ब्रोकर बनने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल किया और सेबी से जाकर के इस बार जो लाइसेंस लिया, किस कैपेसिटी में काम करने का, टू वर्क एज ब्रोकर। तो जब आप एसबीआई के पास गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका वहां पे जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट भी है। आप जब एसबीआई बैंक के पास जा रहे हैं तो इसका मतलब बैंकिंग नीड को पूरा करने के, तो आपके लिए बैंक की कैपेसिटी में काम करेगा। आप अगर उनके पास डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते तो आपके लिए डीपी की कैपेसिटी में काम करेगा। आप उनके पास शेयर खरीदना बेचना चाहते तो आपके लिए किस कैपेसिटी में काम करेगा, ब्रोकर की कैपेसिटी में। आप चाहते हैं कि बैंक में अकाउंट कहीं और रहे, किसी और बैंक में अकाउंट रहे, और कहीं और आपका डीमैट अकाउंट रहे, और कहीं आपका क्या रहे, ट्रेडिंग अकाउंट, बिंदास आप कर सकते, बिल्कुल आप अलाउड है ऐसा करने के लिए। बस होगा क्या कि जितना जो है वो कम लोगों के साथ इंटरेक्शन रहेगा उतना कंट्रोल करना क्या हो जाएगा, आसान। जैसे मेरा कुछ चीज अलग अलग जगह पे, एसबीआई में अकाउंट है, यहां पे डीपी है, एक ट्रेडिंग अकाउंट कहीं और है, लेकिन कोटक में जो है वो मैंने तीनों चीज ओपन किया हुआ। कोटक में मेरा बैंक अकाउंट भी है, वहां मेरा डीमैट अकाउंट भी है, और कौन सा अकाउंट है, ट्रेडिंग। उससे होता क्या, मैं आपको दिखाऊंगा अगले दिन जब वहां पहुंचेंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो है मुझे अगर जो है वो ट्रांजैक्शन करना है तो मैं फटाक से जो है वो कोटक के ही बैंक अकाउंट से पैसे निकाल करके उसके ट्रेडिंग अकाउंट में डालता हूं। मतलब कोटक के ही बैंक में पैसा है, कम वक्त फिर भी मेरे लिए ट्रेडिंग नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बोलता है ट्रेड करने का काम कौन करता है, ब्रोकर। और ब्रोकर बोलता है कि मैं ट्रेड तब करूंगा जब मेरे पास आपका क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट। तो है आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट, तो बोलता है मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के कैश अकाउंट में क्या डालो, कैश डालो, पैसे डालो। मैं बोल रहा हूं भाई तेरे ही बैंक अकाउंट में पैसा है। बोलता मैं उसे नहीं जानता, वो बैंक है, मैं क्या हूं, ब्रोकर हूं। वो बैंक अकाउंट है, मेरे किस अकाउंट में पैसे डालिए, और ट्रेडिंग अकाउंट के किस सेगमेंट में। बोला आप मेरे कैश सेगमेंट में पैसे डालिए, तब जो मैं शेयर्स खरीदूंगा वो आपके ही ट्रेडिंग अकाउंट के किस में डालूंगा, शेयर्स अकाउंट में। और कल के डेट में खास टाइम के बाद वो वहां रहेगा नहीं, परमानेंट ठिकाना नहीं है, कहां जाएगा वो, तो वहां जब डीमैट अकाउंट में जाएगा वो भी है मेरा कोटक के पास ही, लेकिन वो उस कैपेसिटी में कौन है, वो जो है वो डीपी के कैपेसिटी में क्या कर रहा होगा, काम कर रहा होगा। अब ये खरीदने बेचने का काम, और हम हमेशा सुने हुए कि ब्रोकर हमें कुछ मार्जिन देता है, तो ये मार्जिन वर्ड क्या, और अगर हमें एग्जैक्टली खरीदना है तो कैसे खरीदे, क्या हमेशा पैसा जो है वो तुरंत पहले ट्रांसफर करे तब खरीदा जाएगा, इस बीच में प्राइस कहीं बढ़ गया घट गया तो। अब इस चीज को कैसे मैनेज करेंगे, और वो कौन सा समय होगा, कितने समय के लिए, ये आपके किस अकाउंट में रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में शेयर्स, और आपका जो है वो कैश। और कब ऐसा होगा जब आपको इसे ले जाना पड़ेगा कहां, डीमैट अकाउंट में, और कब ऐसा होगा जो ट्रेडिंग अकाउंट में जो कैश उसको लेकर के कहां जाना पड़ेगा, बैंक अकाउंट में। आपने शेयर्स को बेचा, पैसे तो पहले आएंगे कहां पे, ट्रेडिंग अकाउंट के कैश में, तो वहीं छोड़ दीजिएगा, उससे थोड़ा ना विड्रॉवल होगा, वो एटीएम से पैसे थोड़ा ना निकाल पाएंगे, तो कैसे उसे लेकर के फिर कहां आएंगे, बैंक अकाउंट में। और एग्जैक्ट ट्रेडिंग मैकेनिज्म है क्या, कैसे ट्रेड होता है, कैसे हम मार्जिन अमाउंट देकर के ट्रेड कर सकते हैं, और बढ़ते या बदलते समय के साथ अगर कहीं प्राइस कम या ज्यादा होने लगा तो मैं मार्जिन कैसे मेंटेन करना रहेगा। तो इन सारी चीजों का जवाब मिलेगा आपको हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। यहां तक के सारे चीजों को अच्छे से क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। तो फिलहाल आज की सीएमएसएल की सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।